हेलो चार्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पहला रिवीजन चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डिपार्टमेंट। सर ये चैप्टर कैसा है? ये चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं, बड़ा आसान। टफ चीजें मुझे आती ही नहीं, तो आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा। डिपार्टमेंट नाउ चार्टर्ड, डिपार्टमेंट अकाउंट में हमें सीखना क्या क्या है, एक के बाद एक बातें बताते जाऊंगा, आप केवल देखते रहिएगा। करेक्ट है ना? फर्स्ट हमारा एम है प्रिपेयरिंग trading and P&L and जनरल PL। सर पहले ये तो बताओ डिपार्टमेंट होता क्या है। हाँ वो तो मैं भूल ही गया। डिपार्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आप उसको डिपार्टमेंट बोलिए, आप उसको यूनिट बोलिए, डिवीजन बोलिए, सेगमेंट बोलिए, जो मन में आया बोलिए। इट्स अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरली सिचुएटेड इन सेम प्रीमाइसेस। वही प्रीमाइसेस में सिचुएटेड है। जब दूसरे प्रीमाइसेस में होता है तो ब्रांच बन जाता है। करेक्ट। तो हमें करना क्या है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और लॉस। हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एम आई क्लियर? इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात चार्टर्ड जो आपको याद रखनी है वो है ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म। करेक्ट। ट्रेडिंग एंड P&L इन कॉलमनर फॉर्म। इसका मतलब ऐसा दिखेगा, पर्टिकुलर्स A B टोटल, पर्टिकुलर्स A B टोटल, ये ट्रेडिंग एंड P&L। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। करेक्ट। ऐसे कॉलमनर फॉर्म में बनाना है। दूसरी बात चार्टर्ड, इनकम एंड एक्सपेंसेस should be written department wise. Correct. Now should be written department wise. Now opening stock, purchases, sales, क्लोजिंग स्टॉक, ये डिपार्टमेंट वाइज ही दिया होगा आपको। अगर डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो प्रॉब्लम है। मतलब चार्टर्ड एकदम ध्यान से पॉसिबिलिटीज पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस would be given department wise. No problem. Life is simple, life is beautiful. Problem है if expense and income are not
given department wise, but total is given. If expenses and income would be given department wise, तो यहां पर तो there is no problem. Post it in respective departments. बट अगर एक्सपेंसेस एंड इनकम डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे? देन चार्टर्ड रेशियो would be given, ratio would be given for distribution of expense डिपार्टमेंट वाइज. रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में. ईदर दे विल गिव यू, भाई एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज कितने हैं, ईदर दे विल गिव यू एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज और दे विल गिव यू रेशियो इन विच यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंसेस. या तो भाई अलग अलग एक्सपेंसेस दे देंगे, या तो रेशियो देंगे और बोलेंगे इतना बांट दो, तो बांट देंगे, क्या फर्क पड़ता है. एक बात का याद रखिएगा, ट्रेडिंग को हम लोग फैक्ट्री का अकाउंट बोलते हैं और पीएनएल को ऑफिस का अकाउंट बोलते हैं. तो बहुत बार बोलता है रेंट, ट्रेडिंग में और फैक्ट्री में 2/3, ऑफिस में 1/3. तो 2/3 चला जाएगा ट्रेडिंग में, 1/3 चला जाएगा पीएनएल में. एमआई के याद रहेगी ये बात. ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री, पीएल मतलब ऑफिस. अब बोल दिया रेंट, 2/3 फॉर फैक्ट्री, 1/3 फॉर पीएल ऑफिस. तो 2/3 ट्रेडिंग, 1/3 पीएनएल. प्रॉब्लम तो है इफ रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of expenses is not given. रेशियो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? सर सिंपल सी बात है. क्या बात है बेटा? सर हम छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा क्या? ये तो बेस्ट है. रेशियो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? नालायक, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. देन डिस्ट्रीब्यूट और अपॉर्शन एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज. Distribute or apportion expenses department wise on common sense. On common sense basis. फिर ये कॉमन सेंस कहां से लाया? जैसे भाई कैरेज इनवर्ड है, परचेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. कैरेज आउटवर्ड है, सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. रेंट है, फ्लोर स्पेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. लाइट पॉइंट्स है, लाइट पॉइंट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. इसका मतलब, और ये हमारे जेकेएससी मटेरियल में दिया भी हुआ है चार्टर्ड, कोई डरने की बात ही नहीं है. तो कहां दिया हुआ है? अभी दिखा रहे हैं, देखो चार्टर्ड. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा, पेज नंबर 299 में मिलेगा आपको, पेज नंबर 299 में. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, किस रेशियो में सारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है? रेंट, रेट, टैक्सेस शुड बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ स्पेस, लाइटिंग इन द नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंसेस
the ratio of number of employees, sales related expenses in the ratio of sales excluding interdepartmental sales. आपस में जो बेच दिया है ना उसको भी सेल्स में इंक्लूड मत कर दीजिएगा, जो बाहर वाले को बेचा है वही सेल लेना है। अच्छा, फिर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? अरे ज्ञानी आत्मा, ब्रैकेट में सारे खर्चे दिए हुए हैं जो सेल्स पर डिपेंडेंट है। परचेज रिलेटेड आइटम्स डिस्काउंट, ये परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। अच्छा, expenses which can neither be suitable basis should be available for debited in general profit and loss account. सर ये कौन सी नई बात आ गई? डिस्ट्रीब्यूट ऑन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब रेफर टू 99। अगर ये भी कॉमन सेंस फेल्स, if then write such expenses in जनरल पीएल। अच्छा सर, ये जनरल पीएल क्या था? जनरल पीएल का मतलब होता है कॉमन पीएल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन पीएल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हम लोग डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ए का नेट प्रॉफिट, बी का नेट प्रॉफिट, फिर टू अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, और बाय अनएलोकेटेड इनकम। करेक्ट है? समझ में आ रही है बात चार्टर्ड? हाँ, तो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज दिए होंगे, दिए हुए तो वेरी गुड, नहीं दिए तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो भी सब में दिया होगा, नहीं दिया है तो कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस फेल हो जाती है तो उसको जनरल पीएनएल में डाल दो। आपकी कॉमन सेंस अगर नॉर्मल आदमी की कॉमन सेंस के पहले फेल हो गई तो गड़बड़ है, तो उसके लिए पेज नंबर 299 रेफर कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी दूसरी बात। तीसरी बात है चार्टर्ड, थर्ड इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आईडीटी। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेज रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है रिसीविंग डिपार्टमेंट टू सप्लाइंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीविंग डिपार्टमेंट टू सप्लाइंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट डेबिट साइड में लिखेगा, सप्लाइंग डिपार्टमेंट क्रेडिट साइड में लिखेगा। इसका मतलब अगर आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है, सपोज दिया हुआ है ए transfers goods to be of rupees 1200
तो चार्टर्ड ये डिपार्टमेंट ए, ये बी, ये बी, करेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा टू IDP, A transfers goods to B of rupees 1200, A transfers to B, तो B को मिला, A ने ट्रांसफर किया, करेक्ट। अच्छा, यहां पर लिख देते वो बात, any expense between factory and, if any expenses between factory and office, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस मतलब PL अकाउंट, करेक्ट। दूसरी बात, फर्स्ट एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, then distribute expenses between trading and PL, then between डिपार्टमेंट। पहले आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जो भी है उसको भैया ऐड कर दो, पहले आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो भी है पहले उसको ऐड कर दो, उसको ऐड करने के बाद आप उसको ट्रेडिंग PL में डिस्ट्रीब्यूट करिए, अगर ऑफिस फैक्ट्री वाला ड्रामा है तो फिर उसको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करेक्ट है ना? यस सर, करेक्ट। ये हो गई 3 बातें आपकी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग की चार्टर। अब आप रेफर क्वेश्चन नंबर, हम लोग करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रिवीजन में, पहले 1 क्लास वर्क, फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्लास वर्क, फिर क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, फिर क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, ये सेम ऑफ 15 होमवर्क है, करेक्ट? यस सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डरने की कोई बात ही नहीं। हेलो चार्टर्ड, स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैसेज ओमेगा डिपार्टमेंटल स्टोर, 3 डिपार्टमेंट है, XYZ, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स एट द एंड। नाउ जो डेटर्स एट द एंड है चार्टर्ड, वो बैलेंस शीट में आता है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। तो डेटर्स दिए क्यों है देखेंगे। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद ये जो 4 चीज दिख रही है ना आपको, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब हम लोग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आएंगे। जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएंगे, इन द रेशियो परचेज रेशियो, कैरेज आउटवर्ड भी ट्रेडिंग, डेबिट डेबिट। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। कैरेज आउटवर्ड
sales ratio, salaries, number of employees. Now salaries कहाँ पे जाएगी? P&L, advertisement P&L, sales ratio, discount allowed P&L, sales ratio में जाएगा, discount received P&L credit, purchase ratio में, rent rate P&L debit, floor space, फ्लोर स्पेस के रेशियो में बटेगा thereafter depreciation on furniture. Depreciation on furniture will be in the ratio of ABPL debit, ratio of furnitures दिया हुआ है, value of furniture in each department. Electricity PL debit, the ratio of number of light points. Labor PL debit, number of employees. You are required to prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2011 after providing provision for doubtful debts. Now chartered provision for doubtful debts is equal to 5% on debtors. और तीनों डिपार्टमेंट के डेटर की वैल्यू आपके पास है, 5% डेटर्स निकाल के तीनों डिपार्टमेंट में डाल दीजिएगा. ये खत्म हो गया चार्टर. इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो. The following purchases were made during the year 10-11 by a business house having 3 departments. ठीक है. अब चार्टर्ड इसमें ना यूनिट्स परचेज दिए हुए हैं, हाँ. स्टॉक ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, हाँ. और ये सेल्स है. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच केस. हर डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सेम है. अगर हर डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सेम है तो टोटल जीपी भी सेम है. अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स है, यूनिट्स परचेज भी है हमारे पास, और क्लोजिंग स्टॉक भी. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले चार्टर्ड हम लोग स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्टर्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स. खैर जैसे डिपार्टमेंट ए के 120 यूनिट है, प्लस परचेजेस 1000 यूनिट है, माइनस सेल 1020 यूनिट है, तो 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट बी और सी का भी निकाल लेंगे, तो आपके कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. स्टेप 2 चार्टर. इसमें जो मिसिंग है वो है कॉस्ट पर यूनिट. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. देखिए चार्टर, ये सारे यूनिट्स जो दिए हुए हैं, ये सारे जो यूनिट्स दिए हुए हैं, इनका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. अब इन्हीं सारे यूनिट्स का अगर हम इस सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो यही सारे यूनिट्स का मुझे सेल्स वैल्यू मिल जाएगा. तो 1000, 2000, 4000, 1000, 2000, 2400 यूनिट्स का जो कॉस्ट है वो 1 लाख है. इसी यूनिट्स का अगर हम सेल प्राइस निकाले तो जीपी निकल जाएगा. हाँ, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं कर रहा हूं कॉस्ट. सबसे पहले
कॉस्ट 1 लाख, सेलिंग प्राइस 1000 इंटू 20 प्लस 2000 यूनिट्स परचेज किए, उसका सेलिंग प्राइस 22.5 प्लस सी का 2400 इंटू 25, टोटल कॉस्ट सेल प्राइस आ जाएगा 1,25,000, जीपी आ गया 25,000। मतलब जितने यूनिट्स मैंने परचेज किए अगर वो सारे के सारे बेच देता तो जीपी 25,000 आता। जितने यूनिट्स परचेज किए अगर सारे के सारे बेच देता तो 25,000 जीपी आता और जीपी परसेंटेज हो जाता चार्टर्ड इज इक्वल टू 25% ऑन सेल्स। अब मैं करूंगा स्टेप 3। कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे चार्टर? कॉस्ट पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है। कॉस्ट पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है। कैसे? देखो, ए का 20 था माइनस 25%, 16 रुपीज। बी का 22.5 था माइनस 25% ग्रॉस प्रॉफिट 18 रुपीज। सी का 25 माइनस 25% 20। सबका कॉस्ट निकल गया। तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स थे, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, मल्टीप्लाई करोगे सारा का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। यूनिट्स परचेज थे, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल कॉस्ट भी आ जाएगा। सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आप यहां पे निकाले, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आपने यहां पे निकाल दिए चार्टर्ड, ये रहा। अब क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल कॉस्ट भी आ जाएगा, जीपी भी आ गई, खत्म हो गई बात। तो चार्टर्ड हमारा क्वेश्चन 7 भी हो गया। अब हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे तो चार्टर्ड बताया रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग, ऑफिस मतलब पीएल। पहले ट्रेडिंग और पीएनएल में 3:2 में बांटे। रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरीज और डेप्रिसिएशन टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो 2:1। पहले रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, पहले उसको फैक्ट्री और उसमें ले जाओ पीएनएल में, फिर दोनों डिपार्टमेंट के बीच में किस रेशियो में? 2:1। अदर एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सूटेबल बेसिस। सूटेबल बेसिस मतलब कॉमन सेंस। देखो रेंट बोला है प्रीपेड 370, उधर देखो रेंट, रेंट कितना है? 1870। तो रेंट हो जाएगा 1870 माइनस 370, 1500। ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग में 3 पीएनएल में 2 900 600, फिर उसको ए और बी के रेशियो में 2:1, ए और बी के रेशियो में 2:1, सिंपल। और ये प्रीपेड बैलेंस शीट में चला जाएगा। सैलरीज 2:1 बोल दिया है। हीटिंग एंड लाइटिंग 420 है। इसमें बोला है देखो चार्टर्ड 180 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है, करेक्ट। तो पहले इसमें 180 ऐड करो, आ गया 360। फिर ट्रेडिंग और पीएनएल में डिवाइड करो, ट्रेडिंग 3/5, पीएनएल 2/5। सॉरी, कुछ ऐसा आएगा 3/5, 360, 240। फिर उसको ए बी में डिवाइड करो, किस रेशियो में? 2:1, 2:1। और जो 180 है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन जो भी निकालोगे 10%, उसको 2:1 में डिवाइड कर देना। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट में,
इसके अलावा चार्टर्ड यहां पर है ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, तो बी को मिलेगा तो बी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेगा 2IDT। बी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ए बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेगा 2IDT 1200 और ए लिखेगा बाय IDT 1200। रिसीविंग डिपार्टमेंट डेबिट करेगा, सप्लाइंग डिपार्टमेंट क्रेडिट करेगा, खत्म। फिर ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट टैली, लाइफ ब्यूटीफुल। और इसके बाद चार्टर्ड आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है चार्टर्ड। Sona Limited has 3 departments P, Q and R. From the following particulars given below, compute departmental results. Departmental results का मतलब होता है हमें प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट का मतलब पाई। The valuable stock on 31st of December 2014. हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज इक्वल टू, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक परचेसेस एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स मीन्स आफ्टर डिस्काउंट। सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचता तो 15,000 में बेचता, एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बेचा तो 11,000 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना? ये ट्रेड डिस्काउंट है 4,000, 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट, 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट। करेक्ट? हाँ, तो मैं आपको जीपे निकालना सिखाता हूं। BC, मैं खाली ए का निकालना सिखाता हूं। एक्चुअल सेल्स आप देखो 1,88,000 है, एक्चुअल सेल्स 188 दिख रहा है ए का? हाँ। डिस्काउंट 4,000 है और जीपी परसेंट 25 है, जीपी परसेंट 25 और डिस्काउंट 4। ये तो मैंने डिस्काउंट के बाद बेचा। अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो मेरा सेल हो जाता सेल एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस 192। If I would not have given discount, I would have made sales at 1,92,000। बिना डिस्काउंट का सेल होता 192 और उस पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कमाता 25%। तो जीपी विदाउट डिस्काउंट 48 का आ जाता है। करेक्ट? इस 48,000 में चार्टर्ड, बट ये जीपी में तब कमाता अगर डिस्काउंट नहीं देता तो। हाँ, अगर मैंने डिस्काउंट दिया 4,000 का तो मेरा जीपी कितना आ गया? वैसे आप बी और सी का भी निकाल लो, तीनों का जीपी लिखोगे, सेल्स बैक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सेल्स में डिस्काउंट ऐड किया तो सेल्स निकला बिना डिस्काउंट के, जीपी परसेंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जीपी अगर डिस्काउंट नहीं देता तो, सिंस 4,000 का डिस्काउंट दिया तो मेरा जीपी 4,000 से घट गया। करेक्ट? हाँ जी, ये भी हो गया। एम आई क्लियर चार्टर्ड? हाँ जी, तो हमारे सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस हो गए चार्टर्ड 1, 7, 14 और 9, और होमवर्क 15 एकदम 7 जैसा है। ये हमने डिस्कस किया था पहला पार्ट ट्रेडिंग। दूसरा पार्ट में आ जाते हैं चार्टर्ड
second is equal to unrealized profits. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या? Unrealized profit arises when goods are transferred at invoice price. Invoice price is greater than cost price. हाँ जी, अब एकदम एक कॉन्सेप्ट समझिएगा. सपोज चार्टर्ड डिपार्टमेंट ए बी. ए ने गुड्स खरीदा 100 रुपीज. उसने वो गुड्स बी को दे दिया. करेक्ट? IBT. ए ने वो गुड्स बी को 120 में दे दिया, 120 में. बी को वो गुड्स मिला 120 में. बी ने उसको नहीं बेचा. बी हैज नॉट सोल्ड. तो बी का क्लोजिंग स्टॉक है 120. टू ग्रॉस प्रॉफिट 20. अब ध्यान से सुनिए. ए ने 20 रुपीज का प्रॉफिट अकाउंट कर लिया. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने 100 रुपए का सामान खरीदा था. ऑर्गेनाइजेशन के क्लोजिंग स्टॉक में कितने का है? 120. मतलब ये 120 गलत है. तो होना चाहिए 100. तो चार्टर्ड रिड्यूस बाई 20. ए ने 20 रुपीज का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया. तो ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन में 20 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा. हाँ, कि 20 रुपीज का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया क्या? ना. तो 20 का प्रॉफिट हटाना होगा. हाँ, दैट मीन्स ये भी गलत है. इसका मतलब चार्टर्ड रिड्यूस प्रॉफिट बाय 20 रुपीज. करेक्ट? दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट शुड बी रिड्यूस्ड which is lying in closing stock of receiving department. Therefore, reduce closing stock of receiving department. मतलब हमें प्रॉफिट ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट का रिमूव करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट को रिसीविंग डिपार्टमेंट को घटाना. सप्लाइंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट रिसीविंग डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में, तो हटेगा कैसे? तो चार्टर्ड इसको हम लोग बोलते हैं URP इज इक्वल टू लोड फ्रैक्शन into content ratio into closing stock. Load fraction of supplying department to closing stock of receiving department. Now charted, this would be given. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपए का. रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपए का. तो क्या पूरा का पूरा 5,000 का स्टॉक उसे सप्लाइंग डिपार्टमेंट से मिला है?
नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। बट 5,000 का रिसीविंग डिपार्टमेंट का स्टॉक है, तो क्या वो पूरा का पूरा सप्लाइंग डिपार्टमेंट वाला स्टॉक है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं कहूं कि सप्लाइंग डिपार्टमेंट वाला स्टॉक केवल 30% है, मतलब 1500 का है, मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट के 5,000 रुपए के स्टॉक में 30% ट्रांसफर्ड स्टॉक है। रिसीविंग डिपार्टमेंट के 5,000 के स्टॉक में 30% ही ट्रांसफर्ड स्टॉक है। वो तो 30% को मैं कंटेंट रेशियो बोल दूं? हाँ बोल दो। ये 30% हो गया हमारा कंटेंट रेशियो कि 5,000 के स्टॉक में सप्लाइंग डिपार्टमेंट का कंटेंट कितना है। इफ आई पुट इट इन इंग्लिश, व्हाट इज द कंटेंट और व्हाट इज द कंटेंट कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट स्टॉक इन रिसीविंग डिपार्टमेंट। सप्लाइंग डिपार्टमेंट का कितना प्रतिशत स्टॉक मेरे रिसीविंग डिपार्टमेंट में है, उसको कंटेंट रेशियो। ठीक है, अब इस 1500 में, इस 1500 रुपीज में सप्लाइंग डिपार्टमेंट ने 1/6 प्रॉफिट कमाया है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 6, 250 रुपीज कमाया। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। मेरे पास स्टॉक कितने का? 5,000 का। इसमें से सप्लाइंग डिपार्टमेंट वाला स्टॉक कितना है? ट्रांसफर्ड स्टॉक 30%। मेरे पास जो 5,000 का स्टॉक है उसमें ट्रांसफर्ड स्टॉक 30%, मतलब 1,500 रुपए का। उस 1,500 रुपए में सप्लाइंग डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया? 1/6। मतलब कितना प्रॉफिट मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है कितना प्रॉफिट मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है? 250 रुपया, उसको हटाना है। अच्छा सर, तो ये बात है। हाँ चार्टर्ड, तो कंटेंट रेशियो और क्लोजिंग स्टॉक चार्टर्ड गिवन होगा। इस कंटेंट रेशियो को CR बोल देते, इसको लोड फ्रैक्शन को LF, इस लोड फ्रैक्शन को बोलेंगे हम लोग अब ये लोड फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज है। ये लोड फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज है। इसमें दो तरह का ड्रामा, लोड फ्रैक्शन गिवन, जैसे लोड फ्रैक्शन बोल दिया 20% ऑन सेल्स, तो लोड फ्रैक्शन हो गया 20/100, या फिर लोड फ्रैक्शन बोल दिया 20% ऑन कॉस्ट, तो हो गया 20/120 ऑन सेल्स। क्या आपने फाउंडेशन में सीखा था? अगर नॉट गिवन है, अगर नॉट गिवन है, देन लोड फ्रैक्शन इज इक्वल टू GP परसेंटेज ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट। इसका प्रॉफिट परसेंटेज GP परसेंटेज कैसे निकलेगा? GP परसेंट इज इक्वल टू GP, हाँ, डिवाइडेड बाय सेल्स प्लस नेट IDT एट इनवॉइस प्राइस इनटू 100, तो GP परसेंटेज आ जाएगा। ये सब किसका लेना है? चार्टर्ड, ये सब कुछ सप्लाइंग डिपार्टमेंट का लेना है। तो GP ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट बाय सेल्स प्लस नेट IDT एट इनवॉइस प्राइस ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमने सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में कमाया। हमने जिस प्राइस में बाहर वाले को बेचा है, उसी प्राइस में हमने अपने दूसरे डिपार्टमेंट को भी बेचा है। बात समझ में आ रही है? जिस प्राइस में हमने बाहर वाले को बेचा है, उसी प्राइस में हमने दूसरे डिपार्टमेंट को भी बेचा है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हमने बाहर वाले से कमाया है, वही प्रॉफिट परसेंटेज
हमने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में भी कमाया है, मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है चार्टर्ड, वो ग्रॉस प्रॉफिट सप्लाइंग डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर पे भी कमाया है और सेल पे भी कमाया है। मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है क्या केवल और केवल सेल्स पर है? इज दिस ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ओनली ऑन सेल्स? नो चार्टर्ड, दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्नड ऑन सेल्स एज वेल एज नेट आईडीटी एट इनवॉइस प्राइस। बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। तो ये आ जाएगा GP%। बस इसकी पोस्टिंग क्या करेंगे? ये था इसका लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, और अब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जनरल P&L में हम लोग इसको लिख देंगे टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस फ्रॉम स्टॉक इन बैलेंस शीट। तो स्टॉक भी कम हो गया और यहां पे हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। मगर याद रखना, प्रॉफिट सप्लाइंग डिपार्टमेंट का कम हो रहा है ठाकुर, उसी तरह से। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक मतलब ये जो प्रॉफिट इस साल अनरियलाइज्ड है वो नेक्स्ट ईयर रियलाइज हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट ईयर ये PL क्रेडिट में जाना चाहिए ना। हाँ, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस साल अनरियलाइज्ड है तो प्रॉफिट को कम किया। हाँ, प्रॉफिट को कम किया तो P&L डेबिट में डाल दिया। हाँ, नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग स्टॉक बिकेगा, व्हेन यू विल सेल ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर, दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यू विल रियलाइज नेक्स्ट ईयर। हाँ, इफ यू रियलाइज दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर तो PL क्रेडिट में जाना चाहिए। हाँ, अगर ये P&L क्रेडिट में कब जाएगा? फॉर नेक्स्ट ईयर। उसी तरह से लास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस साल PL क्रेडिट में जाना चाहिए। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं URP ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये लास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लास्ट ईयर का GP% में निकला होगा ना। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन, load fraction of supplying department of last year multiplied by content ratio multiplied by opening stock of receiving department. Load fraction of supplying department of last year into content ratio, same, into opening stock of receiving department. एम आई क्लियर? मतलब लास्ट ईयर का होने से ही आएगा, करेक्ट। और ये जनरल PL में क्रेडिट साइड आ जाएगा, ये ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और बाय URP ऑन ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट है? तो ये हो गया पूरा URP का ड्रामा। अब देखो, आपने पता है जनरल PL बनाया था, यहीं पे चार्टर्ड टू क्लोजिंग URP आ जाएगा, यहां पर बाय ओपनिंग URP आ जाएगा। अच्छा, करेक्ट है। और फिर यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट। तो ये हमारी हो गई दूसरी बात। तीसरी बात चार्टर, आपको कॉपी करने का, फोटो लीजिएगा। देखो ये पहला,
मस्त है? हाँ, ये दूसरा पेज, ठीक है। नाउ तीसरी बात, नाउ चार्टर्ड, इस पर हम लोग कुछ सम्स देखेंगे। कौन कौन से सम? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, एकदम सिंपल क्वेश्चन है चार्टर्ड, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इधर देखो, a firm had two departments, cloth and ready-made cloth. The clothes were made by the firm itself out of cloth supplied by the cloth department at its selling price. Selling price मतलब more than cost price, GP%, load fraction. Now, opening stock, purchases, sales, IDT. Transfer to ready-made cloth. तो चार्टर्ड, इफ दिस इज ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ, ये क्लॉथ डिपार्टमेंट आईडीटी क्रेडिट में दिखाएगा, ये क्लॉथ डिपार्टमेंट सप्लाइंग है, और रेडीमेड क्लॉथ आईडीटी डेबिट में दिखाएगा। करेक्ट? हाँ। एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आएगा, ये पीएनएल में आ जाएगा चार्टर्ड। क्लोजिंग स्टॉक, the stock in ready-made cloth department may be considered as consisting of 75% cloth. मतलब रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में जितना भी ट्रांसफर्ड स्टॉक है, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में जितना भी ट्रांसफर्ड स्टॉक है, उसमें 75% क्लॉथ है, मतलब ये क्लॉथ का कंटेंट। बाकी 25% अदर एक्सपेंसेस जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ। कंटेंट रेशियो है, हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जीपी निकलेगा, जीपी सप्लाइंग डिपार्टमेंट का जीपी बाई जीपी प्लस सेल्स प्लस नेट आईडीटी इनटू 100 करेंगे तो जीपी% आ जाएगा, खत्म। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न द ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% इन 9-10, ये लास्ट ईयर का है, तो ओपनिंग स्टॉक का भी निकालेंगे, सिंपल। जनरल एक्सपेंसेस 1,10,000, फिर जनरल पीएम मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तीसरे चौथा आइटम में आ जाता है। एक्स लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब टोटल का कॉलम। टोटल कॉलम में आईडीटी शुड कम एट कॉस्ट, टोटल कॉलम में आईडीटी एट कॉस्ट आएगा। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है, therefore no URP. Purchases, carriage outward, wages, salaries. Purchase goods are transferred. जो खरीदा हुआ था गुड्स उसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये एट कॉस्ट ट्रांसफर हुआ है, नो URP. डिपार्टमेंट बी सप्लाइंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए रिसीविंग डिपार्टमेंट, ए सप्लाइंग डिपार्टमेंट, बी रिसीविंग डिपार्टमेंट। फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर्ड, ये एट सेलिंग प्राइस ट्रांसफर होगा, देयरफॉर यस यूआरपी कैलकुलेट करना होगा। डिपार्टमेंट ए बाय ए, ये सप्लाइंग डिपार्टमेंट, ये रिसीविंग डिपार्टमेंट, बाय ए ये रिसीविंग, A supplying department, B receiving department. Now chartered, गौर से देखिए, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, B ने रिटर्न किया, तो जो B को मिला होगा वही B रिटर्न करेगा। हाँ, B को कितना मिला था सर? B को मिला था 80,000, वेरी गुड। उसमें से B ने रिटर्न कर दिया कितना? 20,000। तो बताओ मेरे देश का उज्जवल भविष्य, नेट आईडीटी एट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 60,000। हाँ, डायरेक्टली 60,000 लिख देंगे, एकदम चार्टर्ड। नेट लिख देना,
उसी तरह बी ने रिटर्न किया, बी को मिला कितना था 70, रिटर्न किया कितना 14, बी ने रिटर्न कर दिया 14 चार्टर्ड, तो ओवर ईयर नेट आईडीटी एट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 56,000। ये आईडीटी है बी टू ए, ये आईडीटी है ए टू बी। करेक्ट। परचेज गुड्स, नो यूआरपी, फिनिश गुड्स yes URP, कंटेंट रेशियो 20%, पता राष्ट्र का तो निकालना नहीं। हर एक चीज का ध्यान रखिएगा। चार्टर्ड, एक सेकेंड, आपके जो क्लास वर्क का ये क्वेश्चन है, जब आप इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे देखो, ए बी टोटल नहीं बता रहा हूं मैं, यहां पे लिखोगे कैसे, इसका आईडीटी का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं खाली चार्टर, बाकी तो सब में कुछ था ही नहीं। टू आईडीटी, परचेज गुड्स, जो परचेज गुड्स बी ने ट्रांसफर किया ए को 20,000 का, ए को मिला 20,000, ए ने ट्रांसफर किया 16, बी को मिला 16, फिर फिनिश गुड्स, ये एट कॉस्ट है, ये एट इनवॉइस प्राइस है, एट कॉस्ट finished goods at invoice price है। बी ने ट्रांसफर किया 56, ए को मिला बाई बी टू ए, बाई ए टू बी, ए ने ट्रांसफर किया 60, बी को मिला 60। करेक्ट, ये नेट है। तो आपको पता चला एडीटी दिखाना कैसे, करेक्ट है ना। फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड बाय बी, बी ने ट्रांसफर किया 70 माइनस 14 56, ए ने ट्रांसफर किया 80 माइनस, ये नेट है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 आईडीटी है, 30,000 आईडीटी है, इसका मतलब कंटेंट रेशियो इज नॉट रिक्वायर्ड। पहली बात ये थी। एट कॉस्ट टू ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, एट कॉस्ट टू ए, एट कॉस्ट टू ए मीन्स इनवॉइस प्राइस ही, एट कॉस्ट टू ए मीन्स इनवॉइस प्राइस। मैंने आपको 100 रुपीज का गुड 120 में ट्रांसफर किया, तो आपके लिए तो भाई 120 ही कॉस्ट प्राइस हुआ ना, लेकिन है तो वो इनवॉइस प्राइस ही। रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए अगर कॉस्ट बोला है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट, तो इनवॉइस प्राइस ही होता। अच्छा, तो वैसे ओपनिंग स्टॉक में भी अमाउंट ऑफ आईडीटी दे दिया है और बोल दिया जीपी इज यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, मतलब करंट ईयर जीपी is equal to last year's GP percent. Correct chartered, बोलो yes or no? Yes sir. Is it clear? Yes sir. ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इस पर चार्टर्ड और एक क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा
आप प्लीज देख कर जाइएगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 25। ये वाला क्वेश्चन चाहते हो? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देख के जाइएगा। तो वहां पर 3 और ये 4 क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के सारे वैरायटी कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है सर? इसमें कुछ है ही नहीं। राम एंड श्याम एंड महान सन्स ऑफ प्रभुदयाल आर रनिंग पुण्य होटल इन चेन्नई. Ram is heading room division, Shyam is heading banquet division, and Man is heading restaurant division. 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग आदमी हेड कर रहे हैं. ईच ऑफ द 3 ब्रदर्स वुड रिसीव 60%. मतलब जो खुद डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है उसमें 60% जो ओनर है वो ले जाएगा, बाकी का 40% सब में बटेगा. 60% वो खुद ले जाएगा, 40% सब में बटेगा. करेक्ट. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग गुड्स अमाउंटिंग टू 3000 बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए. तो कंटेंट रेशियो नहीं चाहिए. ये कंटेंट रेशियो इनटू क्लोजिंग स्टॉक करके जो फिगर आता है वही डायरेक्टली दे दिया है. डिपार्टमेंट बी का जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 3500 ए वाला है. अच्छा, तो इसको ए के लोड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीपी परसेंट आ जाएगा, मतलब यूआरपी आ जाएगा. बी के क्लोजिंग स्टॉक में 3500 ट्रांसफर स्टॉक में किसका ट्रांसफर है? ए का. तो ए का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालो और मल्टीप्लाई कर दो इनटू ऑफ ए. Stock value of 9,300 and other goods of the value 1,300 were transferred at selling price by A and C respectively to department B. ये IDT है. 9,300 and other goods of the value 1,500 were transferred by at selling price by department A and C respectively to B. तो B के पास ए और सी ने दोनों को बी को ट्रांसफर किया था. बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए वाला स्टॉक इज 3500 और सी वाला क्लोजिंग स्टॉक ये है ही नहीं. क्या बात कर रहे? हाँ, बी के पास ए से भी गुड्स आया है, सी से भी गुड्स आया है, मगर ए से जो गुड्स आया उसमें से 3500 बचा है, सी से जो आया उसमें से कुछ नहीं बचा हुआ है. डिटेल्स ऑफ सैलरी ये ब्रेकअप करना है, सारे एक्सपेंसेस को रेशियो में तोड़ देना है, उसमें कोई ड्रामा नहीं है. कि रेशियो 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 ओपनिंग स्टॉक डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर्ड गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी. जब ओपनिंग यूआरपी नहीं है और सी से कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है और ए से जो ट्रांसफर हुआ है उसका 3500 पड़ा हुआ है. बस. तो इसमें रेशियो में ट्रांसफर करते जाना और सम कंप्लीट कर देना है. तो ये सम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाता. करेक्ट. हाँ जी. तो इसके साथ में यहां पर लिख दो क्वेश्चन 25 होमवर्क. बहुत आसान क्वेश्चन है बट लंबा है, थोड़ा कर लीजिएगा, मजा आएगा. अभी कर लीजिएगा बेटर रहेगा. नाउ चार्टर्ड थर्ड पॉइंट. कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. नाउ इसमें क्या ड्रामा है? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ध्यान से सुनिए. Calculation of commission. Commission should be calculated on net profit after charging unrealized profit.
हमें कमीशन कैलकुलेट करना है उस नेट प्रॉफिट में जिसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस हो चुका है, बट दे हैव कैलकुलेटेड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसका मतलब जो कमीशन कैलकुलेट किया वो गलत है। ये उन्होंने तो उस नेट प्रॉफिट पर चार्ज कर लिया जिसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ है। हमें सही कमीशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गलत कमीशन को ऐड करेंगे, फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करेंगे, सही प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर कमीशन कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट है ना? हाँ। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कैसे काम करेगा? एक, नेट प्रॉफिट बिफोर unrealized profits but after commission। करेक्ट। इसमें ऐड करेंगे कमीशन। कमीशन कैसे ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट जो ऊपर वाला है divided by 100 minus commission percentage into commission percentage। इसका मतलब चार्टर्ड, सपोज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000, कमीशन 10% है। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये केवल 90% है, बिकॉज 10% कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो 18,000 है। मतलब 10% कमीशन देने के बाद ये जो बचा ये 90% है। तो कमीशन कितना होगा सर? 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, 2,000 रुपये। डिवाइडेड बाय जब आपने 90 के, दैट इज 100 माइनस 10% कमीशन, हाँ, इंटू 10 दैट इज कमीशन परसेंटेज। फॉर्मूला सेट। जी सर आप लोग तो चैंपियन। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फॉर सप्लाइंग डिपार्टमेंट। जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है उसी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना। वो कैसे माइनस करेंगे? लोड फ्रैक्शन ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट into amount of IDP in stock of receiving department। ये माइनस करने के बाद जो भी आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन but after URP। करेक्ट। अच्छा, इसमें दो बातें, लोड फ्रैक्शन ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट वो भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और अमाउंट ऑफ आईडीटी इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट ये भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्या बात करें सर? हाँ, लोड फ्रैक्शन भी दे दिया है, अमाउंट ऑफ आईडीटी इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट वो भी दे दिया होगा। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर तो कमीशन आराम से निकल जाएगा। कमीशन इज इक्वल टू कमीशन परसेंटेज इनटू नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? ये वाला। अगर कमीशन निकालना बोला तो गेम खत्म, या फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट बोला है तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट है। ये चार्टर्ड कम से कम अभी तक 10 बार आ गया होगा। क्या बात कर रहे सर? हाँ, तो क्या आपको लग रहा झूठ बोल रहा? झूठ को ही क्यों बोलूंगा बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहा।
देखो ऐसे लोड फ्रैक्शन दिया है, सबका लोड फ्रैक्शन दिया हुआ है, कमीशन परसेंटेज दिया है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और अमाउंट ऑफ आईडीटी भी दिया हुआ है। ट्रांसफर फ्रॉम एक्स मतलब एक्स सप्लाइंग डिपार्टमेंट का, वाई और जेड रिसीविंग डिपार्टमेंट। जब वाई सप्लाइंग डिपार्टमेंट है तो सबका अमाउंट दे दिया है, बस कुछ करना ही नहीं है आपको। करेक्ट है। फाइंड द करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। फिर कितने मार्क्स आएगा? 5 मार्क्स। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट चार्टर बहुत सालों से नहीं आया है, दैट इज डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी क्या है? पहली बात, पता कैसे चलेगा ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है? There is only one department. There is only one department that sells goods. एक ही डिपार्टमेंट है जो गुड्स बेचता है। मतलब आप देखोगे डिपार्टमेंट ए बी सी दिखेगा, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में सेल है और किसी डिपार्टमेंट में सेल नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। दूसरा, सेकेंड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू लोड फ्रैक्शन ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट into content ratio into closing stock of receiving department. And this would be given in the question. तो जीपी परसेंटेज वाला फंडा नहीं इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट बेच रहा है। तो ए ने गुड्स बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, सी ने सेल कर दिया। तो ए और बी के पास तो सेल है ही नहीं ना। हाँ, ए और बी के पास तो सेल है ही नहीं। तो ए ने बी को जो ट्रांसफर किया, बी ने जो सी को ट्रांसफर किया, उसका लोड परसेंटेज दिया होगा। सेल नहीं है तो जीपी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो लोड फ्रैक्शन चार्टर दिया हुआ रहेगा, और नहीं भी दिया हुआ है तो आपको आता ही है निकालना। कंटेंट रेशियो चार्टर्ड will never be given, and content ratio is equal to IDT by purchase, या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल लो इसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस आईडीटी। सर ये बताओ ये फॉर्मूला आया कहाँ से? हाँ वो तो बताना ही होगा मालिक। जब देखो, टू ओपनिंग स्टॉक 100, टू परचेजेस 300, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200, टू आईडीटी 100, टू ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहा, बाय सेल्स जो भी रहा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60 रुपीज का। ये रिसीविंग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट है। ये रिसीविंग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट है चार्टर। करेक्ट? हाँ। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे ये निकालना है कि इस 60 रुपीज में आईडीटी कितना है। तो ध्यान से देखो, ये कितना है? 600 रुपये। 600 रुपये में आईडीटी कितना है? तो 600 रुपये में आईडीटी 100 रुपीज का है। तो 60 रुपीज में आईडीटी कितना होगा? सर 100 डिवाइड बाई 600 इंटू 60। हाँ, ये हो गया कंटेंट रेशियो।
100 डिवाइड बाई 600 इंटू 60, ये हो गया कंटेंट रेशियो। अब 100 क्या है? आईडीटी। 600 क्या है? तो 600 है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस आईडीटी। लो फॉर्मूला आ गया। अगर सर दो आईडीटी रहे तो सपोज आईडीटी एक्स रहा प्लस आईडीटी फ्रॉम वाई भी रहा। अगर आईडीटी एक्स का निकाल रहे हैं रेशियो, अगर आईडीटी एक्स का रेशियो निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में आईडीटी एक्स लिख दीजिएगा। अगर आईडीटी वाई का रेशियो निकाल रहे हैं तो ऊपर में आईडीटी वाई लिख दीजिएगा। दो आईडीटी रहा तो मतलब बेसिकली टोटल इनफ्लो ऊपर में द रेशियो आईडीटी ऑफ विच, जिसका रेशियो निकालना है। न्यूमरेटर में जिस आईडीटी का रेशियो निकालना है वो डिनोमिनेटर में टोटल इनफ्लो। पर आपने ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया। हाँ मुझे मालूम है क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक चार्टर्ड फीफो फॉलो करते हैं, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा। ओपनिंग स्टॉक वुड हैव बीन सोल्ड। इफ ओपनिंग स्टॉक इज सोल्ड, इज इट देयर इन माय क्लोजिंग स्टॉक? नो। फिर ओपनिंग स्टॉक बिक कैसे गया होगा? फीफो फॉलो कर रहे हैं ना। अच्छा, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस आईडीटी, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस आईडीटी ही रहेगा। तो सर आपने कहा पहले ओपनिंग स्टॉक बिकेगा, तो फिर तो वैसे परचेज बाद में बिकना चाहिए। तो वॉट एवर इज देयर इन माई क्लोजिंग स्टॉक वो पूरा का पूरा आईडीटी वाला रहना चाहिए। परचेज और आईडीटी लिखा पहले परचेज है और बाद में आईडीटी है, लेकिन आया दोनों साथ में ही है। थोड़ा आईडीटी थोड़ा परचेज, थोड़ा आईडीटी थोड़ा परचेज, थोड़ा आईडीटी थोड़ा परचेज, पूरे साल चलता रहता है ठाकुर। बात में दम है। मतलब परचेज पहले आया, आईडीटी, दोनों पूरे साल साथ साथ आए। करेक्ट। तो कंटेंट रेशियो नहीं दिया रहेगा, जो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ये हो गया फॉर्मूला। करेक्ट। तीसरा, इफ ओपनिंग if opening URP is not given, then instead of calculating URP on closing stock, calculate URP on incremental stock। ये इंक्रीमेंटल स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक ओपनिंग यूआरपी दिया हुआ है तो ओपनिंग यूआरपी अब जनरल पीएल के क्रेडिट साइड में लिखोगे, हाँ, और क्लोजिंग यूआरपी जनरल पीएल के डेबिट साइड में लिखोगे, हाँ। अब अगर ओपनिंग यूआरपी नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग पर अलग से कैलकुलेट करो, क्लोजिंग पर अलग से कैलकुलेट करो। इससे अच्छा है दोनों पर एक साथ ही कैलकुलेट कर लो डिफरेंस अमाउंट पर। तो फिर इसके पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया नॉन मैन्युफैक्चरिंग में? क्योंकि लास्ट ईयर का जीडी परसेंट करंट ईयर का जीडी परसेंट डिफरेंट रहता है। इसमें लास्ट ईयर का जीडी परसेंट करंट ईयर का जीडी परसेंट अधिकतर सेम रहता है, जनरली सेम रहता है। तो ये बेटर ऑप्शन। क्यों ऐसा होता है सर? सब रिविजन क्लास में सीखोगे, अभी ऐसे लर्न कर लो बेटा। करेक्ट। अच्छा सर, चौथी बात, कैलकुलेशन ऑफ यूआरपी यहां पे कैसे होगा? ए ने सपोज ट्रांसफर किया गुड्स बी को, बी ने सपोज ट्रांसफर किया गुड्स सी को। बी का स्टॉक 30,
सी का स्टॉक 90, यहां पर कंटेंट रेशियो है C4, लोड फ्रैक्शन है 1/5, यहां पर कंटेंट रेशियो है 4/5, लोड फ्रैक्शन है 1/4, चलेगा। हाँ, ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया, बी ने सी को गुड्स ट्रांसफर किया, तो यूआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले यूआरपी बी का 30,000 इंटू 3/4 कंटेंट रेशियो इंटू 1/5, हाँ तो हो गया 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, 4,500, करेक्ट। फिर यूआरपी सी का 90,000 इंटू 4/5 इंटू 1/4, 90,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, 18,000। इसका मतलब जो सी के पास 18,000 का है उसमें 4/5 मतलब 72,000 बी वाला स्टॉक था, उसमें बी ने 18,000 कमाया। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। सी का टोटल स्टॉक वाज 90,000 इन विच फ्रॉम बी 4/5 था, मतलब बी का स्टॉक जो सी में था वो 72,000 का था। In that 72,000, B made a profit of 18,000. C का स्टॉक 90,000 जिसमें B वाला स्टॉक था 4/5, 72, उस 72 में B ने कमाया 18, करेक्ट। अब इनडायरेक्ट A to C, ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है उसमें बी का स्टॉक कितना है सर? 4/5, 72,000, उसमें बी ने कितना कमाया सर? 18,000, उसमें बी ने कमाया 18,000, हाँ वो 18,000 माइनस कर दिया, करेक्ट। यस सर, 90,000 में 4/5, 72,000 बी का था, हाँ बी ने उसमें 18 कमाया, हाँ अगर 72 माइनस 18 करोगे तो आएगा 54, मतलब अगर सेम स्टॉक बी के पास होता तो 54 का होता, 90 जिसमें 72 बी वाला स्टॉक है, हाँ जिसमें बी ने प्रॉफिट कमाया 18, यस, तो 72 में बी का प्रॉफिट 18 था तो प्रॉफिट हटाएंगे तो अगर यही स्टॉक बी के पास होता तो 54 का होता, हाँ बी के पास जो भी स्टॉक होता है उसमें 3/4 ए वाला होता है, हाँ तो 54 में 3/4 मतलब 40,500, हाँ उस 40,500 में ए कमाता 1/5, ए कमाता 1/5, 8,100, ये टोटल यूआरपी आ गई, खत्म। ये 18,000 यहां पे माइनस कर देंगे, ऐसे यूआरपी निकलेगा, और यही बुद्धि हमें इस क्वेश्चन में लगानी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग है क्योंकि सिर्फ सेल इसमें मिसिंग है, सेल सिर्फ सी में है, तो मिसिंग है, यहां पर प्रिंटिंग एरर है, करेक्ट, सेल सिर्फ सी में है, हाँ ए बी, इसमें देखो लोड फ्रैक्शन दिया हुआ 50% अबव कॉस्ट, 10% अबव कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस है जो कि रेशियो में देने हैं। इसमें ओपनिंग यूआरपी दे दिया है तो आप लोग क्लोजिंग यूआरपी पर निकालोगे,
करेक्ट इनकरेक्ट, तो ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें स्टेप 1 में आप पहले आईडीटी निकालोगे जो ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया। ए के पास जो भी स्टॉक था, ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल प्लस वेजेस, आईडीटी कुछ नहीं था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक फिगर आया वो कॉस्ट वाला हो गया, उस पर लोड ऐड कर दिए, तो ये आ गया वो अमाउंट जो ए ने बी को ट्रांसफर किया। वैसे बी टू सी का भी निकाल दीजिए। करेक्ट है आपके पास सोल्यूशन। तो पहले आईडीटी निकालिए, फिर ट्रेडिंग पीएल में पूरा पोस्ट कीजिए, फिर वर्किंग नोट बनाकर आप यूआरपी निकालिए, फिर वो जनरल पीएल में डालकर क्लोज कर दीजिए। सिंपल, फटाफट देख लीजिए। सर इसमें आईडीटी नहीं है, इसका ओपनिंग स्टॉक है, आरएनसी है, वेजेस है, आईडीटी ये वाला जो है ना 211, ये वाला आईडीटी दिख रहा है, ये सेम आईडीटी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बी जब सी को ट्रांसफर करा तो बी के पास तो आईडीटी ए वाला आया है ना, तो ए के पास ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वेजेस, आईडीटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतना स्टॉक मैंने ट्रांसफर कर दिया, उस पर लोड चढ़ा कर। करेक्ट। चार्टर्ड, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक्स वाई को भेजता है, वाई जेड को भेजता है, सबके लोड परसेंटेज दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि देखो सेल खाली एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है। इसमें मेट्रिक टन्स का फंड है, यूनिट्स का, सब लोग करेंगे क्या? इसमें स्टेप 1, प्रिपेयर इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट। कैसा बनेगा वो? पर्टिकुलर्स, मेट्रिक टन, अमाउंट, पर्टिकुलर, मेट्रिक टन, अमाउंट, इस तरह का ट्रेडिंग अकाउंट 3 अलग अलग बनेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज बहुत ब्रॉड हो जाता है। स्टेप 2, बैलेंस मेट्रिक टन कॉलम एंड फाइंड बैलेंसिंग फिगर। मेट्रिक टन कॉलम को बैलेंस करके मेट्रिक टन कॉलम का बैलेंसिंग फिगर निकालो। स्टेप 3, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। तो कैसा निकालोगे? टोटल कॉस्ट ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑन डेबिट साइड। टोटल कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप 4, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आईडीटी। कैसे निकलेगा? यूनिट्स ट्रांसफर्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट जो ऊपर निकाला है प्लस लोड परसेंटेज। स्टेप 5, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप 6, बैलेंसिंग फिगर इज इक्वल टू ग्रॉस। करेक्ट। नाउ चार्टर्ड, इसमें और एक बात बोली है। क्या बात बोली है? कि 3 डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट एक्स,
एक्स वाई को भी ट्रांसफर करता है, एक्स सेलिंग डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर। एक्स को वाई को ट्रांसफर करने में अगर एक्स रुपीस का खर्चा आता है तो सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए 3x का खर्चा आता है। एक्स को अगर वाई को ट्रांसफर करने के लिए एक्स रुपीस का खर्चा आता है तो सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए 3x का खर्चा आता है। तो अगर यहां पर 30 यूनिट्स है और यहां पर भी 30 यूनिट्स है तो ये 30 यूनिट्स बेसिकली हो जाएगा 90 इंटू एक्स। तो आप 90 यूनिट्स लेके काम करिएगा इंस्टेड ऑफ 30 यूनिट्स। यहां पे जब आप डिवाइड करोगे तो सेलिंग डिपार्टमेंट का 30 यूनिट्स मत लीजिएगा, 90 यूनिट्स लीजिएगा। और एक्स क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। इंस्टेड ऑफ अमाउंट को 3 गुना करने से अच्छा है, कॉस्ट को 3 गुना करने से अच्छा है, मैंने कॉस्ट को सेम रखा, यूनिट्स को 3 गुना कर दिया। 3 यूनिट 30 रुपए के या 3 यूनिट्स 90 रुपए के या 9 यूनिट्स 9 रुपए के 30 यूनिट्स, बात एक ही है। 3 रुपीज के 90 यूनिट्स और 9 रुपीज के 30 यूनिट्स, बात एक ही है। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड 3 टाइम्स, मैंने यूनिट्स को 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है चार्टर? यस सर। इसके बाद आप स्टेप 4 में कंटेंट रेशियो निकालिएगा दोनों का, तीनों डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल कंटेंट रेशियो फॉर्मूला से। हाँ, फिर यूआरपी निकालिएगा। मतलब पहले डायग्राम ऐसा बनेगा x y z, x to y, y to z, z मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट और x डायरेक्टली भी सेलिंग डिपार्टमेंट है। एक यूआरपी ये निकलेगा, हाँ। सेलिंग डिपार्टमेंट का एक y के साथ निकलेगा, हाँ। सेलिंग डिपार्टमेंट का एक यूआरपी x के साथ निकलेगा, हाँ। और एक इनडायरेक्ट निकलेगा जो हमने सिखाया था। तो पहले अगर मैं कहूं तो पहले कंटेंट रेशियो निकालो, फिर डायग्राम बनाओ, डायग्राम में आप यहाँ पे कंटेंट रेशियो, लोड फ्रैक्शन, कंटेंट रेशियो, लोड फ्रैक्शन, लोड फ्रैक्शन, ये हो गया। इसका इंक्रीमेंटल स्टॉक, इसका इंक्रीमेंटल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, हाँ। और फिर यूआरपी निकल जाएगा जो मैंने अभी दिखाया था वैसे ही, हाँ। स्टेप 7। स्टेप 8 में चार्टर्ड आप जनरल पीएल बना लो। करेक्ट है। अब ये सब है ना चार्टर्ड, ये इंस्टीट्यूट मटेरियल में भी, बट उसमें ना इन्होंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है। तो बेसिकली वो सब हमारा स्टेप 6 में खत्म हो जाता है। हमने जीके क्लासेस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाला है कि बाई चांस पूछ लिया तो, क्योंकि इतना हाई फंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सालों से नहीं पूछा है और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी नहीं है, मगर पूछ लिया तो हमने कर लिया है क्लास में। आप देख लीजिए अगर इस तरह से किया है। करेक्ट है, हाँ। ये सबसे लेंदी और टफ सम था, ये भी हो जाएगा। बस चार्टर्ड इसी के साथ आपका डिपार्टमेंट पूरा का पूरा खत्म। ये मैंने जो दूसरे पेज में लिखा, अच्छा, और ये जो मैंने तीसरे पेज में लिखा, ऐसे 4 पॉइंट में आपका डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है। सारे सम के ट्रिक्स भी मैंने बता दिए। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।